चलिए आज हम लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर के विषय में। तो ट्रांसफार्मर के विषय में जो जानेंगे हम लोग, तो देखते हैं ट्रांसफार्मर के विषय में। ट्रांसफार्मर चलिए ट्रांसफार्मर के विषय में चलते हैं हम लोग। आज ट्रांसफार्मर का टॉपिक चलेगा कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार कार्य करता है। ठीक है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं ट्रांसफार्मर किस प्रकार कार्य करता है। ये जो है आयरन का बना हुआ है। ठीक है, आयरन का क्रोड है। ये परतदार बनाया गया है। परतदार इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे ठीक है फ्लक्स का क्षरण होता था। तो परतदार जब बनाया गया तो फ्लक्स का क्षरण अब नहीं होने लगा। इसको क्या किया, कम कर दिया। तो ये परतदार जो बनाने के कारण ये है, ये परतदार जो बनाया गया है, क्यों बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे जो है फ्लक्स का क्षरण नो हो। अब यहाँ पे देखिए इस वायर में अगर भी हम विद्युत वाहक बल दे देते हैं, मान लो कि ये 11,000 का, ठीक है 11,000 का वायर है, इससे हम कनेक्शन कर दिए। यहाँ देख लीजिए, ठीक है कनेक्शन कर दिए। तो इसमें क्या होगा, विद्युत वाहक बल आएगा। विद्युत वाहक बल जैसे जाएगा तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। अब चुंबकीय फ्लक्स कैसे उत्पन्न होगा, तो हम लोग जानते हैं कि एक वायर है, अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इसको इसके चारों तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ये हमको पता है। अब चुंबकीय क्षेत्र जब बनता है, ये कितना एरिया तक ये चुंबकीय क्षेत्र बना, ए एरिया तक बना। जो भी एरिया इसका होगा, ए एरिया तक चुंबकीय क्षेत्र बना। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू ए, चुंबकीय क्षेत्र और छोटा सा क्षेत्रफल। इन दोनों के अदिश गुणनफल को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो अब आपको पता चल गया, जब इसमें करंट इसमें आएगा, इसमें करंट जब आएगा दौड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स बन रहा है। अब चुंबकीय फ्लक्स जब बन रहा है, अब इसमें देखेंगे हम लोग आगे की ओर, चुंबकीय फ्लक्स जब बन रहा है तब इसमें देखेंगे, इसमें फेरों की संख्या जो है प्राइमरी, ठीक है क्वाइल्स में Np है फेरों की संख्या। इसका जो विद्युत वाहक बल होगा Ep, इसमें तो विभव भी तो होगा Vp। इसी प्रकार इसमें देखेंगे फेरों की संख्या Ns, सेकेंडरी क्वाइल है इसलिए, और इसमें जो विद्युत वाहक बल होगा Es और जो विद्युत विभव होगा Vs होगा। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे फ्लक्स उत्पन्न हो गया। अब यहाँ पे जो है ये जो रोटेट जो कर रहा है, रोटेट जो कर रहा है, धारा की दिशा में जब चेंजिंग होता है तब यहाँ पे जो है फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन। ये फ्लक्स में परिवर्तन जब होता है तो ये जो है क्रोड के माध्यम से सेकेंडरी क्वाइल में पहुंचता है। फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है ये सेकेंडरी क्वाइल में पहुंचता है। जैसे सेकेंडरी क्वाइल में पहुंचेगा तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो यहाँ से फ्लक्स जब जाता है और ये फ्लक्स जो है इसमें जब एंट्री करता है तब यहाँ पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, क्योंकि ये फ्लक्स में क्या होते जा रहा है, परिवर्तन होते जा रहा है। तो अब इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि फैराडे के नियम से हम लोग जानेंगे, फैराडे के नियम से फैराडे के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है -N d∅/dt। यही तो विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है। अब हम लेंगे प्राथमिक कुंडली के लिए, अगर लेते हैं हम लोग प्राथमिक कुंडली के लिए लेते हैं
प्राथमिक कुंडली के लिए अगर हम लोग ले लेते हैं तो इसमें हम लोग चलेंगे ई पी इक्वल टू माइनस एन पी डी फाइव बाय डी टी लेंगे, क्योंकि ये प्राथमिक कुंडली में जब हम लोग लेंगे तो यहाँ पे पी लगा देंगे, एन के जगह भी पी लगा देंगे। और ये फैराडे के नियम से आप लोग को बताएं विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला। और यहाँ पे जब करंट इसमें फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, विद्युत वाहक बल है ये विद्युत वाहक बल का, तो यहाँ पे तो फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। तो इसलिए फैराडे के नियम से लिखेंगे E इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी होता है। प्राथमिक कुंडली के लिए लेते हैं तो यहाँ पे पी लगा देंगे सभी में। अब हम चलते हैं सेकेंडरी क्वाइल, ठीक है, सेकेंडरी क्वाइल के लिए लेते हैं। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे द्वितीयक लिखेंगे, द्वितीयक कुंडली की ओर हम लोग चलते हैं। द्वितीयक कुंडली के लिए लेते हैं, द्वितीयक कुंडली के लिए अगर हम लोग लेते हैं द्वितीयक कुंडली के लिए तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे ई, इसमें एस लगा देंगे इक्वल टू एन एस डी फाइव बाय डी टी, इसमें माइनस लगा देंगे, इसमें क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। ई एस इक्वल टू माइनस एन एस डी फाइव बाय डी टी। इसको अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि चलते हैं हम लोग अब यहां देखते हैं, यदि अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या करा, यदि प्राथमिक कुंडली में परिणामी विद्युत वाहक बल लेते हैं, ठीक है, परिणामी विद्युत वाहक बल लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं E इक्वल टू प्राथमिक कुंडली के लिए ले रहे हैं तो VP माइनस EP, ये आपका हो गया परिणामी विद्युत वाहक बल प्राथमिक कुंडली में। तो प्राथमिक कुंडली में जब हो गया ये आप लोग देख सकते हैं, प्राथमिक कुंडली में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्राथमिक कुंडली है। प्राथमिक कुंडली में यदि हम लोग परिणामी विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो आपका निकलेगा यहाँ पे E इक्वल टू VP माइनस EP। तो इसको हम निकाल लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे E इक्वल टू VP माइनस EP का वैल्यू है NP डी फाइव बाय डी टी, NP डी फाइव बाय डी टी। अब यहाँ पे ओम के नियम से लेते हैं, ओम के नियम से हम लोग जानते हैं E इक्वल टू IR। तो ये प्राथमिक कुंडली के लिए था, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं IP और RP लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं E इक्वल टू VP, यहाँ पे E के जगह पे हम लोग दे देंगे IP और RP इक्वल टू VP माइनस यहाँ हो गया NP डी फाइव बाय डी टी, ये हो गया आप लोगों का। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग चलेंगे देखेंगे कि यदि प्राथमिक
प्राथमिक कुंडली का अगर प्रतिरोध नगण्य हो, प्रतिरोध नगण्य होगा तो Rp इक्वल टू 0 मान लेते हैं। प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध अगर नगण्य हो तो Rp इक्वल टू 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग Ip इंटू 0 Vp माइनस Np d∅dt। अब ये टोटल टर्म 0 हो गया, इसमें इंटू होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, Vp, इसको इधर लेते आओ, इसको इधर, ये 0 टर्म हो गया, पहले रहने दो, माइनस Np d∅dt। अब इसको इधर ला सकते हैं, अब लिख सकते हैं Vp इक्वल टू Np d∅dt। अब ये हो गया। तो आपका प्राथमिक कुंडली में जो विद्युतीय विभव है, आपका प्राथमिक कुंडली में जो विद्युतीय विभव है Np d∅dt है। अब हम लोग चलते हैं द्वितीयक कुंडली की ओर, देखते हैं यहाँ पे। अब हम लोग Vp निकल गया, अब लिखेंगे द्वितीय कुंडली का विद्युत वाहक बल और विद्युत वाहक बल Vs ले लेंगे और प्रेरित विद्युत वाहक बल एक दूसरे के बराबर होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। तो चलते हैं हम लोग। अब यहां देखें ES, इसको हम VS का इक्वल टू कर देंगे, क्योंकि द्वितीय कुंडली का विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत वाहक बल एक दूसरे के बराबर होगा। VS हो गया विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत वाहक बल जो हो जाएगा आप लोग का ES। तो ये दोनों इक्वल कर दिए। ES का फॉर्मूला होता है माइनस NS d∅dt। ये फर्स्ट स्टेप निकाले हैं। VS इक्वल टू हो गया ES का, अब ES का फॉर्मूला होता है माइनस NS d∅dt। अब इतना जो हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं VS इक्वल टू NS d∅ dt, ये माइनस में। अब इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड को जब मानते हैं, अब हम लोग जो चलेंगे देखेंगे कि सेकेंड में फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, ठीक है, दो में एक से भाग देंगे तो यहां पे हो जाएगा VS बटे VP इक्वल टू, अब VS का वैल्यू है माइनस NS d∅ dt बाय, यहां पे लिखेंगे VP का वैल्यू है यहाँ पे NP d∅ dt। अब इसमें d∅ dt कैंसिल हो रहा है, दोनों जब कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा VS बाय VP इक्वल टू माइनस NS बाय NP हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि NS बाय NP जो हुआ इसको हम R भी बोलते हैं, R हुआ
परिनमन अनुपात, परिनमन अनुपात बोलते हैं इसको हम, या नहीं इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलेंगे, परिनमन अनुपात बोलेंगे। अब इसमें जो परिनमन अनुपात हो गया, यहाँ पे आप लोगों का ये क्लियर रखिएगा, परिनमन अनुपात हो गया, ट्रांसफॉर्मर रेशियो। तो आप लोगों का ये ट्रांसफॉर्मर का परिनमन अनुपात निकल गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, ट्रांसफॉर्मर का टाइप्स होता है, ट्रांसफॉर्मर का जो है अब टाइप्स होता है। अब कौन कौन टाइप्स, पहला है स्टेप अप और दूसरा है स्टेप डाउन। अब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। इसका होता है ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, और इसका होता है अपचाई ट्रांसफॉर्मर, अपचाई ट्रांसफॉर्मर। ये हो गया अपचाई ट्रांसफॉर्मर और ये हो गया ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर। अब इसके बाद हम लोग इसमें जो है परिनमन अनुपात जो होगा 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, और इसमें जो होगा R जो है छोटा होगा 1 से, R जो है R का वैल्यू जो है 1 से छोटा होगा। किसमें, स्टेप डाउन में, और ये किसमें होगा, स्टेप अप में, स्टेप अप। अब देखो ट्रांसफार्मर किसको कहा जाता है, ट्रांसफार्मर जो है एक ऐसी युक्ति है, ठीक है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो बिना ऊर्जा ह्रास किए, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, विद्युत धारा को स्थानांतरित करते हैं, उसको हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब ट्रांसफार्मर जो 2 टाइप्स का होता है। अब इसमें देखो क्या कर रहा है, इसमें स्टेप डाउन कर रहा है। अगर यदि हम यहां से 11,000 ले रहे हैं, 11,000 वोल्ट ले रहे हैं, इसमें फेरों की संख्या तो अधिक है, देख लो फेरों की संख्या तो इधर अधिक है, इसमें विद्युत वाहक बल बना, इसमें फ्लक्स बना। ये फ्लक्स जब इसमें जाएगा तो इसमें फेरों की संख्या कम है, तो इसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा कम होगा, विद्युत वाहक बल जो निकलेगा कम निकलेगा। इधर 11,000 है, इधर मान लो 440 वोल्ट निकला, 440 वोल्ट निकला, तो यहाँ पे बिना ऊर्जा ह्रास किए एक परिपथ से दूसरे परिपथ में धारा क्या हो गया, स्थानांतरित हो गया। अब लेकिन देखना है कि यहाँ 11,000 था तो यहाँ पे 440 वोल्ट निकला, तो मतलब इसको हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि वोल्टेज को डाउन कर दिया ये। अब यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में चलते हैं। अब इधर से हम ले रहे हैं, मान के चलो इधर से अब हम लोग ले रहे हैं इन्वर्टर, इन्वर्टर लेते हैं, इन्वर्टर का कनेक्शन ले लेते हैं, मान लो इन्वर्टर का कनेक्शन लिए। अब इधर जो मेरा जो है हाई वोल्टेज देखो प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस कितना कर रहा है, हाई वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है। क्यों, क्योंकि इधर जो है फेरों की संख्या अधिक है, इसलिए इसमें हाई वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है। अब इसीलिए इसको जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोला गया, ऊंचाई ट्रांसफार्मर बोला गया। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों यहाँ पे क्लियर हो गया, स्टेप डाउन और स्टेप अप। अब इसका कुछ कंडीशन है, अब इसका कंडीशन क्या है, अब इसको जानना है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर, आगे की ओर देखते हैं आगे क्या कंडीशन कर रहा है। इसमें जो है देखिएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर में NS फेरों की संख्या अधिक है, देख लीजिए फेरों की संख्या अधिक है, NS बड़ा होगा NP से। जब NS बड़ा होगा NP से, और दूसरा कंडीशन है IS छोटा होगा IP से। तीसरा कंडीशन है VS बड़ा होगा
Vp से। ये कंडीशन याद रख लीजिएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो है कंडीशन जो होगा Np बड़ा होगा Ns से, तो यहाँ पे Ip छोटा होगा Is से। इसके बाद देखिएगा Vp बड़ा होगा Vs से। ये कंडीशन आप लोगों को याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में बहुत काम देगा। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। यदि प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली की शक्ति बराबर हो। यदि प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली की शक्ति बराबर हो तो यहाँ पे हो जाएगा Pp इक्वल टू Ps। तो P का फॉर्मूला जो होता है Vi होता है, P का फॉर्मूला, तो यहाँ पर रख देंगे Vp Ip, Ps का हो जाएगा Vs Is। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Vs बाय Ip, सॉरी यहाँ पर हम लोग चलते हैं, इधर है Is बाय Ip, इस पे चलते चले गए। इधर हो गया Vp बाय Vs, तो Vp बाय Vs हो गया। तो आगे अब हम लोग देखते हैं, अगले टॉपिक में देखते हैं Vs बाय Vp को हम क्या बोलते हैं, परिनमन अनुपात बोलते हैं Vs बाय Vp को। तो यहाँ पे भी जो हम लोग बोलेंगे, ठीक है, इसको उलट दो, Vs बाय Vp इक्वल टू Ip बाय Is, इसको बोलेंगे परिनमन अनुपात। चलो, ट्रांसफार्मर का आप लोगों का जो है क्लियर हो गया कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार कार्य करता है।